Hi, good morning, my dear student. Today we are going to discuss your class 12 history, chapter 2, Kings, Farmers and Towns. My dear student, in this chapter we had studied in last class the back to basic topic. The topic was which we discussed that the historical evidence from inscriptions, in which we will discuss resource 10 and resource 11. Source 10 and source 11, with the help of that we can easily understand that the historical evidence from inscriptions topic. My dear, the historical evidence from inscriptions, it is very easy to understand that कि जो सूचनाएं इंस्क्रिप्शंस में दी गई हैं उनको समझने के लिए वो साक्ष्य के रूप में इतिहास में कैसे ली जाती हैं उनको हमने बताया। हमने वहां पे अशोक के अभिलेखों के आधार पे पैलियोग्राफिस्ट और एपिग्राफिस्ट के द्वारा किए गए कामों को हम लोगों ने समझा। इसके पहले लास्ट क्लास में हम लोगों ने ब्राह्मी और खरोष्ठी लिपि को पढ़ने के बारे में समझा, किस तरीके से हमने ब्राह्मी पढ़ी, किस तरीके से हमने खरोष्ठी पढ़ी, उनके नामों के बारे में चर्चा किया। अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नाम। खरोष्ठी लिपि को पढ़ने में आसानी इसलिए हुई क्योंकि ग्रीक लिपि में भी उसके खरोष्ठी लिपि बाइलिंगुअल मिल गई, ग्रीक लिपि के साथ खरोष्ठी लिपि का अंकन था, तो दोनों को मैच करके, दोनों को कंपेयर करके उसे पढ़ लिया गया। ब्राह्मी लिपि को पढ़ने में थोड़ा टाइम लगा। जेम्स प्रिंसिप ने अपने दोस्त मैसॉन और एल के साथ मिलकर के बंगाली ब्राह्मणों का सहयोग लिया। बंगाली और हिंदी के तमाम सारी उपलिपियों को पढ़ा और फिर उसके साथ शब्दों को मिलाकर उन लोगों ने एक नए तरीके से इसको पढ़ा। तो ये था एक पूरा अप्रोच। इस तरीके से वो भाषा पढ़ी गई, इस तरीके से इंस्क्रिप्शंस पढ़ा गया और तब इंस्क्रिप्शंस में लिखे साक्ष्यों को ढूंढा गया, खंगाला गया। इतिहासकारों ने इस पर काम किया, काफी मेहनत की और फिर हिस्टोरिकल एविडेंस फ्रॉम इंस्क्रिप्शंस को ढूंढा। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए हम लोगों ने बात की थी अशोक की इंस्क्रिप्शंस में कि अशोक ने कहीं भी अपने नाम का उल्लेख नहीं किया। अपने सारे लगभग अपने सभी अभिलेखों में उसने अपना नाम देवानाम पियेन पेदसी ही लिखा है। देवानाम ट्रांसलेटेड बिलव्ड ऑफ द गॉड, पेदसी इट इज ट्रांसलेटेड प्लीजेंट टू बी होल्ड। तो प्लीजेंट टू बी होल्ड लिख देते हैं हम। फर्स्ट देवानाम पिय, देवानाम पिय मीनिंग बिलव्ड of God, पियदसी प्लीजेंट टू बिहोल्ड। दो नाम। ओके, तो हमें अब अशोक के अभिलेखों में देवानाम पिय मिलता है और पियदसी मिलता है। कहीं भी अशोक अपने नाम को अशोक नहीं लिखवाता।
मास्की, गुजरा, उडेगोलम, उत्तनूर, ये जो माइनर रॉक इंस्क्रिप्शंस हैं अशोक के, मूल नाम अशोक यहीं में मिलते हैं। बाकी अशोक के सारे अभिलेखों में अशोक का नाम, देवानाम, पेड़ प्रदर्शन मिलता है। अब यहाँ पे किस तरीके से इतिहासकार उनको अशोक से जोड़ते हैं, ये सबसे महत्वपूर्ण काम। इतिहासकारों ने इस पर काफी काम किया, हिस्टोरियंस ने, उन्होंने इसको पढ़ा। दोनों को पढ़ने के बाद उनकी राइटिंग स्टाइल, मतलब इंस्क्रिप्शन की राइटिंग स्टाइल, सबसे महत्वपूर्ण, शब्दों को किस तरीके से लिखा जा रहा है, लैंग्वेज एंड पैलियोग्राफी, एपिग्राफिस्ट हैव कंक्लूड, इसके आधार पे एपिग्राफी हैज कंक्लूड दैट द नेम ऑफ अशोका एंड द नेम ऑफ देवानाम वीरसी दैट वाज सेम रूलर्स, एक ही रूलर से संबंधित है। उन्होंने इंस्क्रिप्शन की राइटिंग स्टाइल देखी, लैंग्वेज देखा, उनकी पैलियोग्राफिक टाइप को समझा और फिर उसके आधार पर उन्होंने बताया कि ये एक ही इतिहास, एक ही शासकों के द्वारा लिखवाया गया अभिलेख है। उन लोगों ने इसको पढ़ा और फिर एक पूरी की पूरी अशोकन हिस्ट्री हमारे सामने खुल के आ जाती है। हमने पूरे अशोक के इतिहास को पढ़ लिया। तो इस तरीके से हमने इतिहास को समझा, इतिहास को जाना। अब आइए हम देखते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक को। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है द लिमिटेशन ऑफ इंस्क्रिप्शन। नेक्स्ट टॉपिक लिमिटेशन ऑफ इंस्क्रिप्शन। हमारे इंस्क्रिप्शंस की क्या लिमिटेशंस है, इन चीजों को हम समझेंगे। आइए देखते हैं। हमने इस टॉपिक को देख लिया। लिमिटेशन ऑफ इंस्क्रिप्शन, दैट इज आवर लास्ट टॉपिक। ये हमारा लास्ट टॉपिक। माय डियर स्टूडेंट, वी आर गोइंग टू स्टार्ट द लिमिटेशन ऑफ इंस्क्रिप्शन। This is very important topic. In this topic, we will try to understand about the problem which was faced by the epigraphist. Okay, my dear, the topic limitation of inscription gives us a lot of information which is nowadays faced by historians. Point by point, if you will try to understand the first point, द लिमिटेशन ऑफ इंस्क्रिप्शंस को समझने के लिए आपको पहला पॉइंट ये कि जो अशोक ब्राह्मी लिपि के बारे में बात करते हैं। फर्स्ट ब्राह्मी लिपि, ब्राह्मी स्क्रिप्ट। माय डियर, द ब्राह्मी स्क्रिप्ट दैट वाज डेवलप्ड when during 3rd century BC, near about, but it was I mean to say that it was not in the
proper form, the complete form. Time to time, there are so many changes in the word of the Brahmi, the different regions. Like the Brahmi, the first Gupta Kalin, it means Gupta, sorry, Mauryans first. Mauryans Brahmi. Second, Kusanas Brahmi. Third, Satvahanas Brahmi. And fourth, Gupta Brahmi. Mauryan Brahmi, it means time period is 250 BC, near about. Kusanas, first century, या इसको ऐसे लिखे 100 BC to 150 AD. Satvahan 100 C to 240 C, and Gupta 400 C to 600 C. और हाँ लिख सकते हैं 600 C या 500 लिखे तो ज्यादा अच्छा है. 400 C to 600. ये that is the time period. Time to time the word has changed. Like for example, मेरे कहने का सेंस ये है कि जो ब्राह्मी स्क्रिप्ट थी उस समय समय पे इसके शब्दों में बड़ा बदलाव आया. जैसे मौर्यकालीन ब्राह्मी में शब्द जो थे वो अपेक्षाकृत बदले. कुषाणकालीन ब्राह्मी में जो शब्द थे वो उनमें थोड़ा परिवर्तन हुआ, थोड़े अंतर आए. सातवाहन ब्राह्मी और गुप्ता ब्राह्मी, इन सब में टाइम टू टाइम बड़ा बदलाव आया. आइए एक एग्जाम्पल के सहारे इसको समझने का प्रयास करते हैं. लाइक Mauryan period, but during 6th century BC, the Gupta period, the shape of that had totally changed. If you see your book, in the starting, I think inscriptions, page number 29, or that is totally changed. That has totally changed. ये बदल चुका था एकदम टोटली. वहां पे गुप्ता पीरियड में अ कैसे बना है अभी देखिए. मौर्य पीरियड में अ ऐसे है और गुप्ता पीरियड का अ एक पूरा का पूरा चेंज. या थोड़ा इसको और छोटा कर दे. दैट इज ऑल. तो एक बड़ा बदलाव आपको दिख रहा है यहां पे. एक आपको गुप्ता पीरियड का अ यहां दिखा और मौर्यन पीरियड का अ आपको यहां दिखा. दैट इज द प्रॉब्लम टू एक्सप्लेन. इतिहासकारों के सामने एक सबसे बड़ी समस्या ये थी कि शब्दों को इतने बड़े बदलाव के साथ पढ़ना और मिला के देखना एक बड़ी समस्या थी. तो आप समझ गए होंगे लिमिटेशन ऑफ इंस्क्रिप्शंस में एक पॉइंट. इसके अलावा जैसे ब्राह्मी लिपि में आप देखें क, एक वर्ड है क, ये मौर्यकालीन क है. क कुसानास
क और गुप्ता तक आते आते क, ये है क्या एक्चुअली ये क का ही तो आपको एक दूसरा हमने एग्जांपल क का भी दिया। आई होप यू कैन इजीली अंडरस्टैंड अबाउट दैट द डेवलपमेंट ऑफ द वर्ड। क जो आज ऐसे दिखता है देवनागरी का, गुप्ता पीरियड में क ऐसे था, सातवाहन में ऐसे है, कुषाण में ऐसे है और मौर्य में ऐसे है, प्लस के साइन की तरह। तो एक बड़ा चेंजेज है, दैट इज द मेजर प्रॉब्लम फ्रंट ऑफ स्टोरी। इतिहासकारों के सामने एक सबसे बड़ी समस्या यही है कि उसको प्रॉपरली एक्सप्लेन करने में। अब देखते हैं इंस्क्रिप्शंस को समझने में क्या दिक्कतें आई। सबसे पहले आप टॉपिक को देखिए, कहता है बाई नाउ इट इज प्रोबेबली एविडेंट दैट देयर आर लिमिट्स टू व्हाट एपिग्राफी कैन रिवील। समटाइम्स there are technical limitations. Okay, first limitation is the technical limitation. पहला पॉइंट कह रहा है कुछ limitations हैं। पहला, okay, technical limitation. First limitation, that is technical limitation. क्या है टेक्निकल लिमिटेशन? लेटर्स आर वेरी फैंटली, लेटर्स आर वेरी फैंटली engraved and thus reconstruction are uncertain. Also inscriptions may be damaged or later missing. Besides, it is not always easy to be sure about the exact meaning of the word used in inscriptions. Okay, so due to the faintly engraved and damage or letters missing, शब्दों के जो शब्द हैं वो जो लिखे गए उस समय के अनुसार डैमेज हो गए, नष्ट हो गए, या वो ऐसे अदृश्य भी हो गए, दिखाई नहीं दिए साफ साफ। क्योंकि इंस्क्रिप्शंस मोस्टली जो खुले आसमान के नीचे हैं, धूप, वर्षा, गर्मी तीनों को झेल रहे हैं, हजारों सालों तक ये ऐसे ही पड़े हैं, तो निश्चित रूप से जो पत्थरों पे लिखे गए, इनग्रेव करके, खुदाई करके जो लिखे गए शब्द थे वो टाइम टू टाइम क्या हुए, फेड हुए या डैमेज हुए। तो डैमेज इंस्क्रिप्शंस को पढ़ना भी एक डिफिकल्टीज है, एक बड़ी प्रॉब्लम है। आई थिंक यू आर इजीली अंडरस्टैंड दैट इट इज नॉट ऑलवेज इजी टू बी श्योर अबाउट द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ द वर्ड यूज्ड इन इंस्क्रिप्शंस, सम ऑफ विच मे बी द स्पेसिफिक टू particular place or time. If you go through an epigraphical journals, some are listed in timeline 2, you will realize that scholars are constantly debating and discussing alternative way of reading inscriptions. Suppose एक word मिला, एक वो inscriptions की लैंग्वेज मिली, देवानाम, सपोज मैं इसी को लिख देता हूं, एक लैंग्वेज, या मैं एक वर्ड लिखता हूं, आई एम सकीलम, आई एम सकीलम। इस वर्ड को एक्सप्लेन करने के लिए ये मौर्यकालीन ब्राह्मी में लिखा गया है, ये लिखा गया है आई एम सकीलम। तो आई एम सकीलम इस शब्द को भी इतिहासकारों ने टाइम टू टाइम इसको कई तरीके से पढ़ा। एक लंबा डिस्कस और डिबेट हुआ, क्या ये शब्द अ है, क्या ये शब्द य है, क्या ये शब्द स है,
क्या यह शब्द क है और क के ऊपर एक मात्रा लगाई गई है? तो इस चीजों पे भी लंबे टाइम पे डिबेट हुआ और डिबेट के बाद इतिहासकारों ने इसका मतलब निकाला कि इसका मतलब यही होना चाहिए, उन्होंने इसको छोड़ा। तो एक ये प्रॉब्लम हमने यहां लिखा, डैमेज, डैमेज थे पहला पॉइंट जो हमने लिखा टेक्निकल प्रॉब्लम में, लिखते चलते हैं। और लेटर मिसिंग, damaged or letter missing, so that's why historians feel so many difficulties to explain particular inscriptions, or what they explain maybe it was not clear. क्योंकि डैमेज है वो, और जब शब्द ही डैमेज है तो हम उसे प्रॉपरली एक्सप्लेन नहीं कर सकते। इंस्क्रिप्शंस में भी डैमेज और लेटर मिसिंग, it is not always easy to sure about exact meaning of the word used in inscriptions, and some which may the specific of the particular place or time. If you go through the epigraphical journals, you will realize that scholars are constantly debating and discussing alternative way of reading inscriptions को पढ़ने, जैसे मैंने एम सकिलम शब्द को कहा, तो इंटरप्रिटेशन अलग अलग है। शॉर्ट पॉइंट इज दैट interpretation was different on the basis of time and place। इंस्क्रिप्शंस कहाँ मिला, उसकी टाइम क्या थी, सब कुछ। कोई इंस्क्रिप्शन अशोक का, जैसे हमें आज मालूम चला, I mean to say that in 20th century, when we have the clear evidence that Ashokan inscription was widespread in the whole Indian continent, from Afghanistan to Karnataka and from Bengal to Gujarat. That was a very vast area, no doubt to say that. Without any hesitation, we can accept it. But before, when we don't know that कि Ashokan empire इतना बड़ा था और उसने वहाँ तक, तो एक दूसरी स्थान पे कर्नाटका में मिला गया, कर्नाटका में मिला इंस्क्रिप्शंस अशोक का, मेजर इंस्क्रिप्शंस, और शाहबाजगढ़ या मानसेहरा में या सारे गुना अफगानिस्तान में मिला अभिलेख। दोनों के आधार पे, दोनों के इंटरप्रिटेशन में इतिहासकारों में मतैक्यता कैसे हो सकती है? दैट इज आल्सो द प्रॉब्लम। Although several thousand inscriptions have been discovered, not all have been deciphered. So, fourth point is that nowadays, in modern time, thousands and thousands of the inscriptions that was excavated, that was collected are found, but every and each inscription was not read and explained by historians, by epigraphists. Okay, it was not translated. Not all have been deciphered, published, and translated. Besides, many more inscriptions must have existed which have not survived the ravage of time. So what is available at present is probably only the fractions of what was incorrect. There is another perhaps more fundamental problem. Not everything that we may consider the political or economical significance was necessarily recorded in inscriptions. My dear, again and again I am saying that one limitation is that inscriptions wrote by king to propagate their opportunities. The limitation of inscriptions that the information which we find with the help of inscriptions, it is only based on the king's opportunity and sometimes little bit information about the economy. But the social structure of the society, totally absence. The complete economic system, how can it will run, how can it was run, totally absence.
So that is the limitation. For instance, routine agricultural practices and the joy and sorrow of the daily existence find no mention in the inscriptions, which focus more often than not on grand unique event beside the content in inscriptions almost invariable projects the perspective of the persons who commissioned them. As such, they need to be the juxtaposed with other perspective so as to arrive at the better understanding of the past. My dear, without any hesitation, you have to understand that this is the basic limitations of the inscriptions. Accepted other inscriptions, like the climatic region also, time to time it was damaged or missing the word. Second thing is that, which is very important, which I want to tell you here, कि जो आज वर्तमान समय में एज ए टूरिस्ट who visited particular historical sites, and when they reached, they tried to mention their own name on that inscriptions. That is very difficult and dangerous for the early history. It is also the problem to explain the inscriptions. ये भी एक समस्या है inscriptions को पढ़ने के लिए. अभी अगर हम पढ़ें, देखें पूरी चीजों को जो हमने देखा, तो अब आपको ये पता चल गया होगा कि अभिलेखों से प्राप्त जानकारी की ये सीमा होती है, कुछ लिमिटेशंस होते हैं. लिमिटेशंस अपने पूरे बातों को प्रॉपर्ली एक्सप्लेन ना करने की बात यहां में हम कर रहे हैं. जैसे कभी कभी इसकी कुछ तकनीकी सीमा होती है. अक्षरों को हल्के ढंग से उत्कीर्ण किया जाता है, जिसे पढ़ पाना मुश्किल होता है. साथ ही अभिलेख भी नष्ट हो जाते हैं टाइम टू टाइम. वर्ड मिस है, वर्ड जो है वो मिसिंग है. तो वर्ड मिसिंग होना, अक्षरों को हल्के ढंग से उत्कीर्ण करना, जो पढ़ने में प्रॉब्लम क्रिएट करती है. इसके अलावा अभिलेख के शब्दों में वास्तविक अर्थ के बारे में पूर्ण रूप से ज्ञान हो पाना सदैव सरल नहीं होता, क्योंकि एक ही अभिलेख की व्याख्या इतिहासकार अलग अलग करता है. कुछ इतिहासकार इसकी व्याख्या स्थान और समय के अनुसार करते हैं, कुछ इतिहासकार इसकी व्याख्या अपने अनुसार करते हैं और उनके स्थान और जो समय है उनके रिसर्च पेपर में नए तरीके से उसको बताया जाता है. यदि आप अभिलेखों के शब्दों के वास्तविक अर्थ के बारे में पूर्ण रूप से ज्ञान हो पाना इसलिए सरल नहीं होता, क्योंकि कुछ अर्थ किसी विशेष स्थान या समय से संबंधित होते हैं. यदि आप अभिलेख के शोध पत्रों को पढ़ें तो आप पाएंगे कि विद्वान उनके पढ़ने की वैकल्पिक विधियों पर चर्चा करते हैं. यद्यपि थर्ड जो प्रॉब्लम है लिमिटेशन ऑफ इंस्क्रिप्शन में, कि कई हजार इंस्क्रिप्शंस अभिलेख प्राप्त हुए, लेकिन सभी के अर्थ नहीं निकाले जा सके, या प्रकाशित नहीं हुए, पब्लिश नहीं हुए, या उनके अनुवाद नहीं किए गए, ट्रांसलेट नहीं किए गए. तो प्रकाशित न किया जाना, ट्रांसलेट न किया जाना, या उनके प्रॉपर मीनिंग्स न निकाल पाना, ये भी एक लिमिटेशंस है. इसके अतिरिक्त अनेक अभिलेख रहे होंगे जो कालांतर में सुरक्षित ही नहीं बचे होंगे, जो नष्ट हो गए होंगे. तो जो अभिलेख नष्ट हो गए उनमें क्या लिखा था, ये चीजें पूरी तरीके से प्रकाश में नहीं आ सकी. तो प्रकाश में न आने के कारण भी हम पूरे इतिहास को सही से एक्सप्लेन नहीं कर सकते. कुछ अंश को ही हम नए अभिलेखों के रूप में पाते हैं. इसके अतिरिक्त एक और मौलिक समस्या है. यह जरूरी नहीं कि जिसे हम आज राजनीतिक और आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण मानते हो उन्हें अभिलेखों में अंकित किया गया हो. उदाहरण के तौर पे खेती की दैनिक प्रक्रियाएं और डेली लाइफ के सुख दुख का उल्लेख अभिलेखों में नहीं मिलता, क्योंकि प्रायः इंस्क्रिप्शंस बड़े और विशेष अवसरों का वर्णन करते हैं. इसके अलावा अभिलेख हमेशा इन्हीं व्यक्तियों के विचार व्यक्त करते हैं जो उन्हें बनवाते थे. इसलिए इन अभिलेखों में व्यक्त विचारों की जो समीक्षा है वो अन्य विचारों के परिप्रेक्ष्य में करनी होगी, ताकि अपने अतीत को बेहतर समझ सके. कहने का मेरा सेंस सिर्फ इतना ही है कि राजनीतिक और आर्थिक इतिहास का पूर्ण ज्ञान मात्र अभिलेख शास्त्र से नहीं होता.
इतिहासकार प्रायः प्राचीन और मॉडर्न दोनों प्रकार के प्रमाणों पर आशंका व्यक्त करते हैं। 19th सेंचुरी के लास्ट डिकेड तक आते आते 20th सेंचुरी के प्रारंभ में इतिहासकार प्रमुख रूप से राजाओं के इतिहास में रुचि रखते थे, लेकिन 20th सेंचुरी के मिड 20th सेंचुरी से क्या इकोनॉमिकल चेंज हुए, क्या कल्चरल चेंज हुए, क्या सोसाइटी थी, कैसी थी, कैसे बना होगा, इतिहासकार इसको भी जानने का प्रयास करने लगे। जो सामाजिक हाशिए पर हमें इंस्क्रिप्शंस में दिखाई देता है, जो इंस्क्रिप्शंस में पूरी तरीके से अब्सेंस दिखाई देता है, इसे संभवतः प्राचीन स्रोतों पर पुनर्विचार एक बार फिर से करने की जरूरत है। और ये लिमिटेशंस इंस्क्रिप्शंस से हमें क्लियर होती है कि इंस्क्रिप्शंस पूरी चीजें हमें बता नहीं पाते। आई होप यू आर गेटिंग अंडरस्टैंड माय डियर स्टूडेंट दिस टॉपिक। तो लिमिटेशंस में हमने क्या क्या देखा? हमने लिमिटेशंस में देखा कि अच्छा डैमेज है, कुछ सब मिसिंग है। दूसरा, जो लेख है वो जिस स्थान और तिथि पे, जिस डेट पे मिले, उस पर इतिहासकारों में बड़ा मतभेद है। तीसरा, मतलब उसकी व्याख्या में मतभेद है, मतैक्य नहीं है। तीसरा जो पॉइंट हमने पढ़ा वो देखा कि हजारों अभिलेख ऐसे हैं जो आज तक पढ़े ही नहीं गए, या उनका अनुवाद ही नहीं किया गया, या तो पब्लिश ही नहीं किए गए। संभव है कि उसमें से कुछ अभिलेख ऐसे हों जो अति महत्वपूर्ण रहे हों, उसके कुछ पार्ट को ही हम पाए हों जिसका हम ट्रांसलेट कर रहे हों, तो उसके एब्सेंस में पूरा इंफॉर्मेशन हमारे पास नहीं आ सकता। पांचवी बात जो है वो ये कि जो अभिलेख लिखे, जिसने अभिलेख लिखा, वो इस बात का विशेष ध्यान रखता था कि अभिलेख लिखने वाला जो उसे ग्रांट दे रहा है, तो ऐसी बातें लिखी जाए जो अभिलेख लिखवाने वाले के संबंध में हो, न कि सामाजिक स्थिति, सांस्कृतिक स्थिति, आर्थिक स्थिति के बारे में सूचनाएं दें। तो दीज आर द लिमिटेशन ऑफ इंस्क्रिप्शन। आई होप यू आर गेटिंग। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। गुड बाय।